हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो संडे की छुट्टी के बाद हम लोगों की फिर से मुलाकात हो रही है। पता ही नहीं चलता ये संडे कब निकल जाता है। आप लोगों को ऐसा फील होता होगा कि यार अभी तो मुलाकात हुई थी सर से, बीच में संडे आया और कब संडे गया ये पता चलेगा ही नहीं आपको आने वाले 1 डेढ़ 2 महीने। जब एग्जाम हो जाएगा फिर समय की जो रफ्तार है वो बहुत धीमे हो जाती है। जैसे ही एक बार एग्जाम हुआ हमें लगता है कि यार दिन इतने बड़े हो गए हैं, शाम होकर ही नहीं दे रही है। और क्या करूं मैं अब? बहुत ज़्यादा बोरियत फील आप करोगे, क्योंकि आप अगर एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो एग्ज़ाम तक और एग्ज़ाम से 6 महीने पहले आप इतनी मेहनत कर चुके होते हैं, आपका शेड्यूल इतना बिजी हो चुका होता है कि एग्ज़ाम होते ही आपका शेड्यूल बिल्कुल चेंज कर देते हो आप। और उसको चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, आपको मेंटली अपना रूटीन चेंज करने में टाइम लगता है, और आपको उस टाइम पर लगेगा कि यार अब मैं क्या करूं इतने खाली समय में, है ना? तो चलिए, ये एक चीज है। टाइम हो चुका है। हाँ, ये तो इधर उधर की बातें मैं कर रहा था। 1 मिनट पहले आ जाता हूँ ना मैं, तो फिर उस टाइम को थोड़ा मैनेज करना होता है मुझे। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। ये होमवर्क क्वेश्चन था, एक बार बताएंगे इसका जवाब? वेरी गुड। ए और बी की आय का रेशियो 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं। यदि ए का खर्चा बी के खर्चे के 66 सही 1/2, नहीं इंग्लिश में सही लिखा हुआ है 66 सही 2/3, 66 सही 2/3% के बराबर है, तो ए और बी की कुल आय बताइए क्या होगी? 66 सही 2/3%। बच्चे 66 सही 2/3% का फ्रैक्शन आप जानते होंगे कितना? 2/3 होता है। ये आप परसेंटेज के जमाने में पढ़े हुए हो। अब वही क्रॉस मेथड, भाई आय का रेशियो क्या है? 5:7। 5:7 है, ये ए की इनकम, ये बी की। खर्चे के बारे में उसने क्या बोला है? ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 के बराबर है। 2/3 ज्यादा या 2/3 कम नहीं बोला उसने। उसने बोला ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 है। यानी कि अगर नीचे वाला बी का खर्चा है तो ऊपर वाला ए का खर्चा है। अगर नीचे वाला बी का खर्चा है तो ऊपर वाला क्या है? ए का खर्चा है। और कह रहे हैं कि भैया ए ने 4,000 बचाया और बी ने 5,000 बचाया। लगाओ क्रॉस मल्टीप्लाई, बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। डिफरेंस कितना आया बच्चे? 1 का। नीचे भी लगाएंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 10,000 और 4 तिया 12,000। डिफरेंस कितना आ गया जी? 2,000 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो, 2,000। सवाल क्या कहता है? ए और बी की कुल आय, तो 7 और 5 12। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 यूनिट। तो 12 गुणा 2,000, आपका जवाब कितना आएगा? 24,000। ठीक है भाई, यानी कि 24,000, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ये होमवर्क था। चलिए, आज बेसिकली जो हमें पढ़ने हैं वो 2 टाइप पढ़ने हैं। एक तो हमने जो क्रॉस मेथड की जब बात की थी सैटरडे में, तो मैंने आपको 3 बताए थे कि 3 टाइप के क्वेश्चन क्रॉस मेथड से होते हैं। पहला, कि जब एक रेशियो दूसरे रेशियो में बदले, कुछ जोड़ने कुछ घटाने से, तो हमें क्रॉस मेथड यूज करना है। सेकंड, हमने देखा कि अगर इनकम आय का रेशियो दिया हो और खर्च या बचत में से किसी एक का रेशियो दिया हो, तो हम क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। और थर्ड बोला था आयु संबंधित प्रश्न, यानी कि एज रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब हमारा टॉपिक है आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है भाई, आयु संबंधित, टॉपिक का नाम इंग्लिश में एज लिख लीजिए केवल। ठीक है, इसको हम एक टाइप के रूप में ही पढ़ रहे हैं। और एज जो टाइप है वो, दरअसल एज वाला पार्ट जो है वो 2 तरीके से कवर होता है। एक आपका रीजनिंग में, रीजनिंग वाला पार्ट आप वहां पढ़ेंगे। और मैथ्स में जो पार्ट बनता है वो केवल रेशियो बेस पड़ता है, केवल रेशियो बेस। मैंने आपको शायद सैटरडे में बोला भी था कि आप एज और
कॉइन वाली क्लास संडे में अगर आपको टाइम मिलता है तो करके आना। एक बार मुझे थम्स अप करके बताएंगे बच्चे ऐसे कितने लोग हैं जो वो क्लास करके आए हैं। सर आप बहुत फास्ट चल रहे हैं। फास्ट नहीं चल रहा हूँ बच्चे, मैं बिल्कुल आपके एग्जाम में जितना टाइम है उस हिसाब से चल रहा हूँ। मैं फास्ट, मैं धीमे चलूँ क्या? धीमे चलने में 80-90 क्लास का सिलेबस होता है मैथ्स का। 90 क्लास अगर धीमे चलें, 90 क्लास में आप सहमत हैं कराने के लिए सिलेबस? बोलो। तो आप अगर 2.0 बैच में जुड़े हैं तो आपको ये शिकायत करनी ही नहीं चाहिए कि सर आप फास्ट चल रहे हैं। भाई मैं तो उस हिसाब से चलूंगा ना जितना समय हमें मिला है 2.0 बैच में। 23 फरवरी से आपका एग्जाम है और उससे पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है 10 तारीख तक। तो 10 तारीख तक सिलेबस तो एक पेस में ही कंप्लीट होता है। आपको आराम से पढ़ना है तो आप 1 पॉइंट जो है कर्मा वाला उससे पढ़िए। आप उसे मैंने बहुत डिटेल में और बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। एक एक रेशियो की मैंने 10 क्लास कराई है वहां पर, आप वहां पढ़िए, है ना। अब बिल्कुल भी परेशान होने की और गुस्सा होने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि 2.0 बैच में शुरू से ही कहा गया था। इवन जब अंकित सर ने ही वीडियो बनाई थी तो उन्होंने खुद बोला था कि ये बैच हम थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चलेंगे, क्रैश कोर्स टाइप में। शायद आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं। चलिए अब हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, क्रॉस मेथड से कैसे होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ पूछता हूँ। क्या मैंने डिफरेंस सिखाया था आपको? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस माइनस वाली संख्या, दोनों संख्याओं के साथ माइनस लगा हो तो माइनस साइन को हटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो, डिफरेंस आएगा। अगर अपोजिट साइन हो, प्लस माइनस हो, तो डिफरेंस ऑलवेज जुड़ता है। और एक बात मैंने और बोली थी कि डिफरेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां जब एज वाले क्वेश्चंस को हम क्रॉस मेथड से कर रहे होंगे तो यहां डिफरेंस कैसे निकालते हैं? भाई ऐसे मान के चलो मैं बीच में लेता हूं वर्तमान को। मैंने वर्तमान को ले लिया और मैं बात करता हूं बच्चे आपसे वर्तमान से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद मैं इनका डिफरेंस आपसे पूछ रहा हूं। वर्तमान से 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद का डिफरेंस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक तरफ तो आपने वर्तमान लिया है और एक तरफ 4 वर्ष बाद। इन साल, इन वर्षों का या इन सालों का डिफरेंस कितना होगा? वर्तमान और 4 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद। इसका भी डिफरेंस मुझे बता दो कि वर्तमान और 5 साल पहले या 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 इयर्स, इनका डिफरेंस कितना होगा? और डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। मैंने 3 चीज आपसे पूछी कि वर्तमान और 4 साल बाद, वर्तमान और 5 साल पहले, यानी कि जब कंपैरिजन केवल वर्तमान से हो, और 3 साल बाद और 5 साल बाद। 3 साल बाद और 5 साल बाद। एक और बता दो फिर इसी में ही कि 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, इनका भी डिफरेंस बता दो। तो आप कहेंगे कि सर जब बात वर्तमान से हो रही है, जब बात किससे हो रही है? जब बात प्रेजेंट से हो रही है, तो प्रेजेंट से चाहे 4 साल बाद जाओगे तो डिफरेंस 4 वर्ष आ जाएगा। भाई वर्तमान मैं आज खड़ा हूं, आज से 4 साल बाद की मैं बात करूंगा तो डिफरेंस कितना? 4 साल ही रहेगा। वर्तमान से 5 साल पहले जाऊंगा तो डिफरेंस 5 रहेगा। भाई मैं आज खड़ा हूं वर्तमान में, मैं 5 साल पहले की बात करूंगा तो डिफरेंस 5 साल ही रहेगा। लेकिन जब मैं कहूंगा 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, हमेशा याद रखना बाद को प्लस में रखना है और पूर्व को माइनस में रखना है। आपको कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। बाद को रखना है प्लस में, पूर्व को रखना है माइनस में। तो यहां पर 3 वर्ष बाद और 5 वर्ष बाद, यानी कि +3 और +5 का डिफरेंस क्या होगा? दोनों साइन प्लस के हैं, 5 में से 3 घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा 2।
डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 2। आपसे मैं कह रहा हूं 3 साल पहले और 6 साल पहले, पहले को यानी कि पूर्व, वर्तमान से यानी कि भूतकाल, पास्ट की बात होगी तो साइन माइनस में रखना है। तो 3 साल पूर्व और 6 साल पूर्व दोनों माइनस के साइन है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन -3 एंड -6। आपको -3 और -6 का अंतर बताना है। तो माइनस और माइनस साइन दोनों के साथ लगे हुए हैं, माइनस साइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 6 में से 3 घटा दो, डिफरेंस आ जाएगा 3 साल। डिफरेंस कितना आएगा बच्चे, डिफरेंस आएगा 3 साल। भाई पूर्व पूर्व लगे हुए हैं यानी कि -3 -6, -3 -6 का डिफरेंस, माइनस साइन को भूल जाओ, 6 में से 3 घटा दो, आप कहेंगे 3। ऐसे ही 3 साल बाद, 5 साल बाद दोनों प्लस प्लस में हैं, 5 में से 3 घटा दो, डिफरेंस आ गया 2। और वर्तमान से तो कितने साल आगे जाए कितने साल पहले जाए, आप आराम से डिफरेंस उतना ही बता देंगे। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस आता है एक, जहां पहले और बाद में दोनों जुड़ा हो, यानी कि पूर्व और बाद, बिफोर एंड आफ्टर दोनों जुड़ा हो। जैसे सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 4 साल पूर्व या 4 वर्ष पूर्व, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बिफोर 4 ईयर्स, पूर्व यानी कि बिफोर। और मैं कहता हूं 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 ईयर्स। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछता हूं तो कहीं भी सवाल में अगर ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आपको दिखें, एक ही क्वेश्चन कि भैया 4 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, आपसे कहेगा कि दो लोगों की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले इतना था और अब से 4 साल बाद इतना होगा या 3 साल बाद इतना होगा, तो वहां आपको ये डिफरेंस बताना पड़ेगा कि भैया 4 साल पहले और 3 साल बाद का डिफरेंस। आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है कि भैया आपने क्या करना है, पूर्व को माइनस में रखना है और बाद को प्लस में रखना है, क्योंकि फ्यूचर, फ्यूचर की बात हो रही है, 3 साल बाद, भविष्य काल की, भविष्य को प्लस में रखना है और भूतकाल को माइनस में रखना है। तो ये आ गया -4 और +3। मैंने बोला कभी भी माइनस और प्लस का साइन है तो डिफरेंस ऑलवेज जुड़ता है, प्लस होता है। तो यहां पर डिफरेंस कितना होगा बच्चा, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7। कैसे आया, आप बड़े प्रैक्टिकल रूप से समझ सकते हो। मान लो वर्तमान में क्या चल रहा है, 2026, वर्तमान में 2026 चल रहा है, तो 4 साल पहले की बात हो रही है तो यानी कि 2022 की बात हो रही है। भाई 4 साल पहले यानी कि 2022 की बात हो रही है, और 3 साल बाद यानी कि 26 और 3 29, 2029 की बात होगी। तो 2022 और 2029 का डिफरेंस कितना है, 2029 में से 2022 घटाओगे तो आप कहोगे सर 7 साल का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है बच्चे, 7 ईयर्स का डिफरेंस है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, नहीं तो आप प्लस माइनस का डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव, ये चीज समझे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं एज के हर क्वेश्चन को आप बड़े आराम से कर लोगे। अगली 10 मिनट में एज वाला टॉपिक खत्म है। सवाल दिखाता हूं आपको मैं, जरा देखना, देखेंगे क्वेश्चन बच्चे एक बार। सवाल है, माँ और पुत्री की वर्तमान आयु 7:2 के रेशियो में है। वर्तमान, वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 7:2। कह रहा है 12 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 9:4 होगा। 12 साल बाद कह रहा है माँ की वर्तमान उम्र कितनी है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर। भाई वर्तमान का रेशियो दिया हुआ, बस आपको ये देखना है कि जो दो रेशियो आपको दिए हुए हैं ना, ये कौन कौन से हैं। ये वर्तमान या वर्तमान और भविष्य के दिए हुए हैं, वर्तमान और भूतकाल यानी कि पास्ट के दिए हुए हैं, दोनों रेशियो फ्यूचर यानी कि भविष्य के दिए हुए हैं, दोनों रेशियो पास्ट यानी कि भूत के दिए हुए हैं, या एक रेशियो पास्ट एक रेशियो फ्यूचर का दिया हुआ है। ये बस थोड़ा सा आपको आइडिया लगाना है क्वेश्चन में। उसने कहा वर्तमान में इतना रेशियो है, 12 साल बाद इतना होगा, यानी कि वर्तमान और भविष्य का रेशियो दिया हुआ है। तो प्रेजेंट का रेशियो कितना है बच्चे, P फॉर प्रेजेंट, P फॉर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, क्या रेशियो है, 7:2। अब कह रहा है 12 साल बाद, 12 साल बाद यानी कि प्लस का 12 लिख दूं, बाद को प्लस में रखना है, तो प्लस के 12 कितना हो जाएगा, 9 और 4। तो कितना डिफरेंस आया बच्चे वर्तमान और 12 साल बाद में। भाई वर्तमान और 12 साल बाद का डिफरेंस कितना होता है, 12 साल ही होता है। तो दोनों तरफ 12 लिख दो, यहां 12 लिख दो, यहां 12 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बड़े आराम से, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहेंगे सर 7 चौको 28 और 9 दूनी 18,
डिफरेंस कितना आया बच्चे 10 का। यहां जाएंगे 12 निम्मा 108, 12 चौक 48, डिफरेंस कितना आया भैया 80 का। 80 का थोड़ी है, 60 का। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट का मतलब कितना आएगा 6। आपसे क्या कह रहा है, माँ की उम्र वर्तमान में, तो माँ की उम्र कितनी है 7 यूनिट है ना भाई। माँ और पुत्री का रेशियो 7:2 है, तो माँ की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में 7। 7 गुणा 6 दैट इज 42। कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है? यस। आगे बढ़े, इस पे आओ जरा। इस सवाल का जवाब बताएंगे। हाँ, 7 का मल्टीपल भी आप देख सकते हैं कि भैया आप ये नहीं करना चाहते, आपने देखा माँ और पुत्री का रेशियो 7:2 है, तो यानी कि माँ का जो रेशियो है वो 7 का गुणज होना चाहिए। और 7 से कटने वाली संख्या ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। एक ही ऑप्शन है जो 7 से कट रहा है। बड़े आराम से आप कह सकते हो 42। कह रहा दो आदमी पी और क्यू की आयु का रेशियो 5:7 है। 8 साल पहले उनकी आयु का रेशियो 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? व्हाट विल बी देयर प्रेजेंट एज? बोलिए बच्चे, उड़ा दोगे आप सवालों को? आप कहोगे सर ये वर्तमान का रेशियो कितना दिया हुआ है दो लोगों का, 5 और 7, ये पी और क्यू का दिया हुआ है। कह रहे भाई साहब 8 साल पहले, 8 साल पहले कितना था 7 और 13। तो भाई साहब एक बात बताओ मुझे कि वर्तमान रेशियो 5-7 दिया हुआ है और 8 साल पहले का रेशियो ये है, तो वर्तमान और 8 साल पहले का डिफरेंस क्या होगा? 8 साल ही होगा। भाई वर्तमान से जितने साल पहले की वो बात कर रहा है उतना ही डिफरेंस होगा। तो दोनों तरफ 8-8 लिख दो कि डिफरेंस कितना है 8 साल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65, 7 सत्तू 49, डिफरेंस कितना आया जी 16 का। 65 में से 49 गया ना, 7 56 और 13 104, डिफरेंस कितना आया जी 48 का आएगा। ठीक है, ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 16 × 3 = 48। एक यूनिट 3 है तो वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 21। तो प्रेजेंट एज कितनी है? 15-21। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। निकाल दिया आपने आराम से, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ो, चलिए इस पे आएंगे जरा, जल्दी से जवाब बताइए मुझे। कह रहा दो भाई की वर्तमान आयु 11-13 के रेशियो में है। 6 साल पहले 4-5 का रेशियो था। 5 साल बाद क्या रेशियो होगा? 5 साल बाद क्या रेशियो होगा, जल्दी से मुझे बताएंगे। तो भाई जैसे वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 11-13, वर्तमान का, ये प्रेजेंट का रेशियो है। और कह रहा है वर्तमान से 6 साल पहले का रेशियो 4-5 था। 6 साल पहले, 6 साल पहले यानी कि -6, क्या रेशियो था 4-5। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, जो बच्चे लेट जुड़े हैं प्लीज क्लास की शुरुआत की जरूर देखना कॉन्सेप्ट, कि अगर वर्तमान और 6 साल पहले का डिफरेंस 6 साल ही होगा। वर्तमान से चाहे आगे का डिफरेंस पूछे चाहे पीछे का डिफरेंस पूछे, जितने वर्ष की बात करता है डिफरेंस भी उतना ही होता है। तो 6 साल पहले का डिफरेंस 6, दोनों तरफ 6-6 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जल्दी से मुझे बताइए क्या जवाब होगा। तो आप कहेंगे सर 11 × 5 = 55, 13 × 4 = 52। भैया 55 में से 52 गया कितना आएगा 3, यहां जाएगा 6 × 4 = 24 और 5 × 6 = 30, डिफरेंस कितना है 6। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। मेरे भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 2। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो हम केवल ऊपर वाला रेशियो निकाल पाते हैं। सैटरडे में हमने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो ऊपर वाला रेशियो किसका है? वर्तमान का। तो वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी? 11 दूनी 22
और 13 दूनी 26, यानी कि वर्तमान में 22 और 26 उम्र है दोनों भाई की। एक की 22 है, एक की 26 है। अब सवाल कहता है 5 साल बाद कितना रेशियो होगा। भैया एक भाई की उम्र 22 साल निकाल दी, एक की 26 निकाल दी हमने। ये वर्तमान है 22 और 26। मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद क्या दोनों भाइयों की उम्र 5-5 साल बढ़ेगी, या ढाई एक की बढ़ेगी, ढाई एक की बढ़ेगी? मान लो आज आपकी उम्र 20 साल है, आपके भाई की उम्र 18 साल है। अगर मैं कहूं 4 साल बाद कितनी उम्र होगी दोनों की, आप कहोगे सर 2 साल मेरी बढ़ा दो, 2 साल भाई की बढ़ा दो। तो 4 साल बाद आपकी उम्र केवल 22 साल हो पाएगी क्या? बस। आज अगर आप 20 साल के हो, आपका भाई 18 साल का है, तो 4 साल बाद 2 साल आपकी बढ़ा दूं, 2 साल भाई की बढ़ा दूं, आप 22 के हो जाओगे, भाई 20 का हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर मैं 4 साल बाद की बात कर रहा हूं ना, तो 4 साल आपकी भी बढ़ेगी और 4 साल भाई की भी बढ़ेगी। तो यानी कि अगर वो कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल दोनों की उम्र बढ़ाओ, इसमें भी 5 साल जोड़ोगे और इसमें भी 5 साल जोड़ोगे, तो 22 5 27 और 26 और 5 31। तो क्या रेशियो हो जाएगा बच्चा? 27 और 31 बिल्कुल सही है। क्या मैं सही कह रहा हूं भाई साहब? ये कॉल वाले भैया, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? कुछ गलत बोला हो तो बता दो आप मुझे। नहीं है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को करिए जरा। क्या बोलता है सवाल? 12 साल पहले अनिल और बिशु की आयु का रेशियो 5:12 था। 12 साल पहले। अब से 8 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 10:17 होगा। अब से 8 साल बाद कह रहे अनिल और बिशु की वर्तमान आयु का रेशियो क्या होगा। इसमें देखते हैं कौन जवाब बताता है। ये हुडी वाले भाई साहब जो ऐसे डाला हुआ है ना, कूल, लग रहा है कूल बन रहे हो बहुत। बताओ जल्दी से जवाब। कह रहा 12 साल पहले, देखो ये जो 5:12 का रेशियो दिया हुआ है ना, ये 12 साल पहले का रेशियो है। तो ये 8 साल बाद का रेशियो कितना है? 10:17 है। यानी कि एक रेशियो 12 साल पहले का है, एक रेशियो 8 साल बाद का है। तो आप कहेंगे कि सर 12 साल पहले यानी कि -12, रेशियो कितना है? 5:12 का। कह रहे 8 साल बाद यानी कि +8, तो रेशियो कितना है? 10:17। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे कि 12 साल पहले और 8 साल बाद यानी कि -12 और +8, इनका डिफरेंस कितना होगा? क्या हमेशा जुड़ेगा कि नहीं? माइनस और प्लस का डिफरेंस ऑलवेज जुड़ता है। तो 12 8 20, डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया? 20। दोनों तरफ 20 20 लिख दो। तो यहां से जाएंगे 17 पंजे 85 और 12 धाम 120। डिफरेंस कितना आ गया? 35 का। आया कि नहीं? यहां जाएंगे 20 धाम 200 और 17 दूनी 34। डिफरेंस कितना आ गया जी? 140। भाई 340 में से 200 गया 140। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 35 चौको 140। और जब यहां से आप एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं तो उससे ऊपर वाला रेशियो निकाल पाते हैं बच्चे। कौन सा ऊपर वाला? तो 1 यूनिट 4, तो 5 यूनिट कितना है? 20। और 12 यूनिट 48। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये 20 और 48 आपने निकाला, आपसे कह रहा है अनिल और बिशु की वर्तमान आयु का रेशियो। क्या सामने देखेंगे सभी बच्चे, क्या जो ये 20 साल उम्र आई है पहले वाले की और 48 साल उम्र आई है दूसरे वाले की, क्या ये 12 साल पहली उम्र है? क्योंकि जो ये 5 और 12 रेशियो था, ये तो 12 साल पहला रेशियो था। तो अगर मैं कहूंगा 12 साल पहले उम्र कितनी है? 20 और 48। ये 12 साल पहले की उम्र है जो हमने निकाली है, 20 और 48। अगर मैं वर्तमान उम्र निकालूंगा तो क्या दोनों की उम्र में 12 12 साल ऐड करूंगा? भाई ऐसे मान के चलो, आप अगर 10 साल पहले 11 साल के थे, 10 साल पहले अगर आपकी उम्र 11 वर्ष थी, तो आज आपकी कितनी है? तो आप कहोगे सर 11 में 10 जोड़ दो, आज मैं 21 साल का हूं। तो अगर ये 12 साल पहले 20 वर्ष का था, 12 साल पहले अगर ये बंदा 20 साल का था,
तो आज कितना होगा सर? 20 और 12 और जोड़ दो। अगर 12 साल पहले ये बंदा 48 का था तो आज कितना होगा सर? 12 और जोड़ दो, यानी कि 22, सॉरी 32, कितना होगा? 32 और 60, तो 4 या 32, 4 से जाएगा 15 बार। तो वर्तमान का रेशियो कितना हो गया बच्चा? 8:15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। क्या किसी भी सवाल में अभी तक आपको ऐसा लगा कि यार इसमें तो कुछ नया दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। ये सवाल और बताओ जल्दी से मुझे, क्या होगा? जल्दी से बताइए, यहाँ रेशियो बनाना पड़ेगा आपको। 5 साल पहले आरव की माँ उसकी उम्र का 3 गुना थी। 5 साल बाद आरव की उम्र का 2 गुना हो जाएगी, यानी कि माँ की उम्र। बताइए आरव कितने साल का है, यानी कि अब आरव कितने वर्ष का है? बोलिए। सवाल कह रहा है 5 साल पहले, देखो दो लोगों की बात हो रही है, एक मदर और आरव। तो कह रहा है 5 साल पहले, यानी कि -5, -5 का मतलब है भूतकाल, 5 साल पहले। क्या रेशियो कह रहा है? आरव की माँ उसकी उम्र का 3 गुना थी, यानी कि आरव की जितनी भी उम्र रही होगी उसका 3 गुना। तो मान लो आरव की उम्र 1 यूनिट है, तो माता जी की उम्र 3 यूनिट। कह रहा है भैया 5 साल बाद, यानी कि वर्तमान से 5 साल बाद प्लस का 5, कह रहा है वह आरव की उम्र का 2 गुना हो जाएगी। तो आरव की उम्र अगर 1 यूनिट है तो माता जी की उम्र 2 हो जाएगी। माता जी की कितनी हो जाएगी? 2। और आप जानते हैं -5 और +5 का डिफरेंस हमेशा जुड़ेगा, तो दोनों तरफ 10 और 10 लिख दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जल्दी से मुझे जवाब बता दो। आप कहोगे सर 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस कितना आया है? 1। इधर जाएंगे 20, 10 दूनी 20, और 10 एकम 10, डिफरेंस कितना आया है? 10 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। और जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हो तो केवल और केवल ऊपर वाला रेशियो ही निकाल पाते हो। तो भैया 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 या 30, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। यानी कि ये जो आपने उम्र निकाली है ना, ये जो उम्र आपने निकाली है 30 और 10, बच्चा ये 5 साल पहली उम्र है, क्योंकि ये रेशियो 5 साल पहला था। आपसे कह रहा है कि आरव कितने साल का है, यानी कि वर्तमान में आरव की उम्र पूछ रहा है, तो उम्र में कितना जोड़ देंगे? 5 और जोड़ देंगे। आरव कितने साल का हो जाएगा वर्तमान में? आरव हो जाएगा 15 साल का। वर्तमान में आरव कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। देखो ये सेंटेंस से आपको समझना है कि वो वर्तमान की उम्र पूछ रहा है। आरव कितने साल का है का मतलब है, पढ़े सेंटेंस थोड़े बहुत, नहीं पढ़े? वर्तमान, था, भूतकाल, होगा, भविष्य काल। तो अगर उसने पूछा है हाउ ओल्ड इज आरव, यानी कि ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम, वो किसकी बात कर रहा है? वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो अगर 10 साल उम्र आरव की थी, कब? 5 साल पहले, तो अब आरव की कितनी हो जाएगी? 10 और 5, 15 साल हो जाएगी। आरव 15 साल का हो जाएगा। एग्जामिनर थोड़े से मजे लेना चाहता है आपके साथ ऐसे सवालों में। चलिए कोई नहीं, एक सवाल लास्ट कराता हूं, जल्दी से इसका जवाब मुझे बताना, कौन लोग बता पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, याद करो। मैंने सैटरडे को आपको 3 रेशियो वाला कराया था। 3 रेशियो वाला, कि जब 3 रेशियो वाला बन जाए तो उसमें क्या करते हैं। ये कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहे पी और डी की वर्तमान आयु 3-4 के रेशियो में है, डी और ए की वर्तमान आयु 5-6 के रेशियो में है। अब से 15 साल बाद पी और डी की आयु का रेशियो 4-5 होगा। तो बताइए तीनों की वर्तमान उम्र का योग क्या होगा? जिसने भी ये सवाल कर दिया, मान लो क्रॉस मेथड पे हाई कमांड है उसकी, बिल्कुल हाई वाली कमांड बन जाएगी। कोशिश करो। और मैंने हिंट भी दे दिया कि सैटरडे में वो 3 रेशियो वाला क्वेश्चन मैंने कराया था इसके ऊपर आपको। कह रहा है पी और डी की वर्तमान आयु का रेशियो 3-4 है, जबकि डी और ए की वर्तमान आयु 5-6 में है। पी और डी, क्या बोला उसने?
सबसे पहला रेशियो पी और डी का दिया हुआ है, कितना बचा 3-4। फिर उसने बोला है डी और ए का रेशियो, ये वर्तमान की ही बात कर रहा है, प्रेजेंट की ही बात कर रहा है, कितना 5-6। क्या मैं इन दोनों रेशियो को कंबाइंड कर सकता हूं? जब भी आप दो रेशियो को कंबाइंड करते हो, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों में कॉमन। क्या कॉमन है? डी कॉमन है, और कॉमन वाले को बीच में रखते हैं, पी डी ए। यस, तो ये कितना है 3-4, और डी ए कितना है 5-6, नीचे वाली लाइन में रखेंगे। भैया आप कहेंगे सर 5×3 = 15, सीधी मल्टीप्लाई 5×4 = 20, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4×6 = 24। तो ये रेशियो किसका आ गया? प्रेजेंट का आ गया, वर्तमान का आ गया। अब कह रहे हैं अब से 15 साल बाद पी और डी का रेशियो 4-5 होगा। केवल पी और डी का, ए का कोई जिक्र नहीं है। केवल 15 साल बाद उसने बोला है कि पी और डी का रेशियो कितना होगा? 4-5 होगा। यानी कि यहां उसने ए का कोई जिक्र नहीं किया, बस बोल दिया। देखो ऊपर तो आपने दो रेशियो को कंबाइंड करके, इन दोनों रेशियो को कंबाइंड करके पी डी ए का रेशियो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट का निकाला, और ये जो रेशियो दिया हुआ है ये कह रहा है 15 साल बाद पी और डी का रेशियो केवल 4-5 होगा। ए से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, आप यहीं पर क्रॉस मेथड लगा दो। तो वर्तमान और 15 साल में डिफरेंस कितना होगा? 15 का ही होगा। दोनों तरफ 15-15 लिखो। आप कहेंगे 15×5 = 75, आप कहेंगे 20×4 = 80। डिफरेंस कितना आया? 5 का। 15×4 = 60, 15×5 = 75। डिफरेंस कितना है? 15 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 3। आपसे क्या कह रहा है? तीनों की वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान में भैया क्या रेशियो है? 15, 20 और 24। टोटल कितना होगा? 24 और 20 = 44। 44 और 15 कितना होगा? 59। भाई टोटल कितना है? 59। एक यूनिट 3, तो 59 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 177, 177। क्या जवाब सही है? 177। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा के रखना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, अगर अच्छा लेवल बनेगा एज का तो। ओके, आगे बढ़ू। चलिए अब हम चलते हैं थोड़े से अगले टाइप। मैंने बोला था कि अगर टाइम मिले, देखो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया था कि करके ही आना है, वॉलेंटरली था कि अगर आपकी मर्जी है और आपके पास टाइम है तो एक तो एज और एक कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन के टॉपिक आप रामबाण सीरीज से पढ़ के आना। रामायण सीरीज बहुत फेमस है, मैं बार बार उसका जिक्र करता हूँ, ऐसा नहीं है मुझे कुछ पैसा मिल रहा है रामबाण सीरीज से, मैंने तो बना के डाल दी यूट्यूब पर। मैं आपको रिकमेंड बार बार इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, 14 क्लास हो, 10 क्लास में और डालूंगा इसी महीने में आपकी 24 क्लास, और ये मान के चलो कि वो 24 की 24 क्लास आपके लिए रामबाण ही होंगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको ये लगता है कि यार मैथ्स तो हो जाए बस, बाकी मैं देख लूंगा। तो 24 क्लास को देख जाना तुम बस, लास्ट टाइम। ऐसा नहीं कि अब पढ़ना छोड़ दो, मैं तो उन्हीं 24 को देखूंगा बस। तो आपके 20 में से अगर आप केवल उन 24 क्लास को ही करते हो, आपको मैथ्स कुछ नहीं आता, जिस बच्चे को आपका कोई, आपको तो आता है, आपकी जान पहचान का किसी ने फॉर्म भरा हो और मैथ्स का पूछ ले कि यार इतने कम समय में मैथ्स कैसे पढ़ना है, तो उसको ये मत कहना कि भाई ये कोर्स ले ले, वो कोर्स ले ले, ये क्रैश पढ़ ले, वो क्रैश पढ़ ले। उससे कहना रामबाण सीरीज की अभी 10 और डलेंगी, ये 24 क्लास कर जा, तेरे अच्छा स्कोर ही हो जाएगा मैथ से। मैं ये नहीं कहता 20 में से 20, अच्छा खासा स्कोर आप ले आओगे। ओके, तो अभी 14 हैं, उनको कंप्लीट करो, फिर 10 और डलेंगे, उनको तुरंत करना, ऐसे मत सोचना कि 24 डलेंगे उनको एक साथ करना। इसलिए मैंने कहा कि कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन की क्लास आप इस संडे में अगर करके आए हैं तो वेल एंड गुड। तो यहां पर अब हमारा टॉपिक है कॉइन्स, यानी कि सिक्के संबंधित प्रश्न। एसएससी जीडी का थोड़ा सा फेवरेट टाइप का ये टॉपिक है, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें होते हैं। पहले थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कॉइन्स की, क्या बेसिक नॉलेज है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग की, हालांकि मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला था एक ग्रुप जो बनाया हुआ है कि किस तरीके से जो हमारा मुद्रा है उसका विमुद्रीकरण हुआ है ना, किस तरीके से
हमारी मुद्रा का डिमोनेटाइजेशन हुआ, किस तरीके से हम स्टार्ट किया, हमने कहाँ से, फुटी कौड़ी से, फिर कौड़ी, फिर दमड़ी, ये सब चलते 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 आना से घूमते घूमते हम रुपए तक पहुंचे। उतना आपने डिटेल में नहीं जाना है ना, कोई न्यूमेस्मेटिक साइंस नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को बस ये बताना है मुझे कि 1 रुपए में, अब मैं कुछ आपसे यूनिट पूछूंगा, जैसे मैं पूछता हूं ना कि भाई दूरी की यूनिट इकाई क्या होती है, आप कहते हो सर किलोमीटर और मीटर। मैं कहता हूं जरा मुझे वजन की बताना, आप कहते हो सर ग्राम, किलोग्राम, इस तरह की वजन की। ऐसे कुछ यूनिट टाइप हम डिसाइड करते हैं मुद्रा में भी। अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, सिक्के कह रहा हूं, कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। आप कहेंगे सर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं बच्चे, 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये तो। ऐसे अगर मैं आपसे कहूं 2 रुपए में कितने पैसे होंगे, आप कहोगे सर 2 गुणा 100 पैसे। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूंगा 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, आप कहेंगे सर 5 गुणा 100 पैसे। ऐसे अगर मैं कहूंगा आपसे जरा मुझे बताना n रुपए में कितने पैसे होंगे, तो आप कहोगे n×100 पैसे। इस तरीके से आप बड़े आराम से बता सकते हो, क्योंकि आपने 1 रुपए में कितने पैसे ये बड़े आराम से डिसाइड कर लिया कि 100 पैसे होते हैं। ये तो चलो किसी को कोई समस्या नहीं है। और थोड़ा सा छोटी छोटी, ऐसा नहीं बहुत लंबी लंबी थ्योरी है, बहुत छोटी छोटी थ्योरी है, और उसी के ऊपर टाइप ऐसे ही हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं सेकंड थ्योरी मेरी, कि 1 रुपए में कितने सिक्के, 1 रुपए में कितने सिक्के, 1 रुपए में कितने सिक्के, हाउ मेनी कॉइन्स इन 1 रुपी, कितने सिक्के। अगर मैं पूछूं 1 रुपए में 50 पैसे के, जरा मुझे बताना 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में जरा मुझे बताना 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। ये 25 पैसे के हो गए ना, हाँ 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 10 पैसे के कितने सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, क्या ये बता सकते हो बड़े आराम से तुम मुझे। 50 पैसे सुना है, अठन्नी जिसको बोलते थे, अठन्नी, शायद आपके जमाने, आपकी याददाश्त से पहले अठन्नी को बंद कर दिया गया था, है ना। तो अठन्नी, 50 पैसे को क्या बोला जाता था, अठन्नी, अठन्नी। 25 पैसे को क्या बोला जाता था, या क्या बोला जाता है, चबन्नी, चबन्नी। ठीक है, अठन्नी, चबन्नी। तो अगर हमें पता करना है 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती है या कितने 50 पैसे होते हैं, आप कहोगे 2। बड़े आराम से आपने कह दिया। मैं कहूंगा कैसे कहा आपने, तो आप कहोगे सर 1 रुपए में पूछ रहे हो ना, तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100। आप डिवाइड कर दो 50 पैसे से, जिसके सिक्के आप पूछ रहे हो। तो आप कहोगे सर 1 रुपए में 50 पैसे के जो है ना, वो 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2। अगर मैं कहूंगा 1 रुपए में 25 पैसे के, तो 1 रुपए में 100 पैसा, 25 से डिवाइड कर दो सर, 8 सिक्के होते हैं। सॉरी 4 सिक्के होते हैं, क्या कर दिया, 4 कॉइन्स होते हैं। अगर मैं कहूंगा 20 पैसे के, तो आप कहोगे 100/20, यानी कि 5 सिक्के होते हैं सर। अगर मैं कहूंगा 10 पैसे के, तो 10 सिक्के होते हैं सर, 10 कॉइन होते हैं। अगर मैं कहूंगा 5 पैसे के, तो 100/5 यानी कि 20 सिक्के होते हैं सर, 20 कॉइन होते हैं। 100 से डिवाइड आप बड़े आराम से कर दोगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 अच्छी सी बात आप लोगों ने पढ़ी। एक तो रुपए को पैसे में बदलना, एक तो क्या, रुपए को पैसे में बदलना, और दूसरा सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं। अब मैं चलता हूं आपको उस कॉन्सेप्ट पे कि जिस तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। कॉइन रिलेटेड क्वेश्चन में बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन दोनों टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला टाइप का क्वेश्चन, क्या गिवन होगा क्वेश्चन में और क्या पूछेगा। कॉइन्स में केवल 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
और दोनों के ऊपर मैं आपको सवाल कराने वाला हूं, देखना। आपको क्या दिया होगा, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कॉइन्स, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन उसका रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो गिवन होगा, अनुपात गिवन होगा, गिवन होगा। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे सिक्कों की संख्या का अनुपात गिवन होगा, दिया गया होगा सवाल में कि भाई ये फलां फलां के सिक्के हैं, इनका सिक्कों की संख्या का रेशियो ये है, ये दिया गया होगा। और दूसरा एक चीज और दिया गया होगा, आपको मूल्य दिया गया होगा, मूल्य दिया गया होगा, गिवन होगा। मूल्य कैसे गिवन होगा, आपसे कहेगा कि एक बैग में 400 रुपए हैं और उस बैग में 1 रुपया का सिक्का, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, और सिक्कों की संख्या का रेशियो इतना है। तो आपको समझ में आ गया मूल्य, मूल्य यानी कि उस बैग में टोटल कितनी धनराशि है वो गिवन होगी आपको, और उस बैग में जिस जिसके सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा। तो ऐसे ये दो चीज आपको गिवन होगी कि अगर सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन है तो धनराशि गिवन होगी। तो ऐसे में आपको करना क्या है, ऐसे में आपको करना क्या है कि संख्या के रेशियो को, जो संख्या का रेशियो है ना, नंबर का और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, तो संख्या के रेशियो को, संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में बदलना है। कैसे बदलेंगे मैं बताऊंगा आपको, बस अभी आप ये नोट्स के रूप में लिखो, मूल्य के रेशियो में, रेशियो में बदलना है। एक तो ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, दूसरे टाइप में अपोजिट होगा। अपोजिट यानी कि आपको मूल्य का रेशियो, मूल्य का रेशियो, मूल्य का रेशियो गिवन होगा, और आपको नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन, रेशियो नहीं ओरिजिनल कि भाई 100 सिक्के हैं, 200 सिक्के हैं, 300 सिक्के हैं या 1000 सिक्के हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में बदलना है, मूल्य के रेशियो को, मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में बदलना है, नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशियो में बदलना है, संख्या के रेशियो में बदलना है, बदलना है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला, जब आपको संख्या का रेशियो दिया गया होगा तो आपको उसे मूल्य के रेशियो में बदलना है, और जब आपको मूल्य का रेशियो दिया गया होगा तो उसे संख्या के रेशियो में बदलना है। अब ये हो सकता है कि आपके दिमाग में उतने अच्छे से सेट ना हुआ हो, अभी मैं सवाल पे आने वाला हूं तो वहां से बहुत अच्छे से सेट होगा। ये जब आप वो सवाल पढ़ लोगे ना, फिर उसके बाद ये थ्योरी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पढ़ोगे, आपको लगेगा हाँ ये चीज अब जो है वो बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं कैसा, किस तरह का क्वेश्चन बनता है। एक बार सवाल बच्चे आराम से पढ़ेंगे, क्या है सवाल में। सवाल है कि एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के 3, 4 और 6 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 143 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आप ये सवाल पढ़ के मुझे बस इतना सा बता दो, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है या दूसरे टाइप का। क्या ये पहले टाइप का क्वेश्चन है या दूसरे टाइप का। पहले टाइप में क्या बोला था कि रेशियो गिवन होगा संख्या का और धनराशि मूल्य गिवन होगा। तो भैया क्या आप मुझे पढ़ के बता सकते हो कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है या टाइप 2 का है। इतना सा बता दो बस, ये आपको फाइंड आउट करना है। और फिर उसके बाद में सवाल मैं कराऊंगा ना, अगला सवाल आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान बन गया, अगला सवाल आप खुद करोगे। पहला टाइप है ना, वेरी गुड। क्योंकि यहां पर उसने बोला है एक बैग है, एक बहुत बड़ा थैला है, उसमें 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का रेशियो 3, 4, 6 है, अनुपात संख्या का, और कुल धनराशि 143 रुपए है। अब ये आपने डिसाइड कर लिया टाइप 1 का है सर, जहां सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होता है और धनराशि दी होती है। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में बदलते हैं। अब हमारे पास 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, और हमें संख्या का यानी कि नंबर का रेशियो दिया हुआ है, कितना बच्चा, 3, 4
एंड 6। ये संख्या का रेशियो गिवन है। अब हमारे सामने चैलेंज है कि भाई इस संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में कैसे बदलूं। तो संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में बदलना है, उसके लिए अब क्या करना है। अब समझते रहना, ये पहला क्वेश्चन ये मान लो सीखने के लिए है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए है। तो हमें संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ऊपर जो सिक्के दिए हुए हैं, ये 50 पैसे का, ये 25 पैसे का, ये 1 रुपए का, सबकी यूनिट सेम कर लो। ये स्टेप बाय स्टेप समझते जाना। सबकी यूनिट सेम कर लो। यूनिट सेम यानी कि अगर ये पैसे में है, ये पैसे में है, तो इसको भी पैसे में बदलो। इस जब भी आप संख्या के रेशियो को मूल्य में बदल रहे होगे, तो अगर ये पैसे में है, ये पैसे में है, तो इसको भी पैसे में बदलो। आपको पता है 1 रुपए में क्या मैं इसको 100 पैसे कह सकता हूं? सबको पैसे में बदलना है, यूनिट सेम करनी है। क्या करनी है? यूनिट सेम करनी है। तो सब कुछ पैसे में हो गया। सर इनको भी तो रुपए में बदल सकते थे, हाँ, 100 से डिवाइड करके, लेकिन उतना नहीं करना, आप सबको पैसे में बदलो। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास 100 पैसे के 3 सिक्के हैं। भाई ये रेशियो किसका है? संख्या का ही तो रेशियो है। तो आपके पास 100 पैसे के 3 सिक्के हैं, तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 300 पैसा। आपके पास 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 200 पैसा। मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, तो 25 सिक्के 150, 150 पैसा। कितना हो गया? 150 पैसा। सबको मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट सेम करके, और टोटल मूल्य कितना हो गया? 3 2 5, यानी कि 650 पैसा। टोटल मूल्य कितना हो गया बच्चा? 650 पैसा टोटल मूल्य। और यहां पर धनराशि रुपए में दी हुई है 143, तो 143 को भी 100 से गुणा करके पैसे में बदल दो, तो ये हो जाएगा 14300 पैसा। क्योंकि यहां पर मैंने मूल्य पैसे में लिया है, तो जो सवाल में राशि रुपए में दी हुई है उसे भी पैसे में बदल दो। 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कितनी आएगी? 14300 पैसा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 14300 बटे 650। जीरो से जीरो गया, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 एकम 13, जीरो, 5 से जाएगा 22 बार। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 22 के। आपसे कह रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है ना, ये संख्या का ही तो रेशियो है। उसने 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 22 गुणा 4, 88। ये आपका सही जवाब है, यानी कि 50 पैसे के 88 सिक्के हैं। बस यही आपने करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, चीजों को जरा गौर से सुनना कि सवाल में आपको संख्या का रेशियो गिवन है और मूल्य गिवन है। तो टाइप 1 उसमें क्या करते हैं? संख्या के रेशियो को मूल्य के रेशियो में बदलते हैं। अब संख्या के रेशियो को मूल्य में बदलने से पहले आप देखेंगे कि ऊपर यूनिट सेम होनी चाहिए। ये अगर पैसा, ये पैसा, तो ये 1 रुपए को भी 100 पैसा लिखो। फिर आप मल्टीप्लाई कर दो, 100 तिया 300, 50 चौके 200, 25 छिक्के 150, तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 650 पैसा। और हमें टोटल मूल्य 143 रुपए दिया हुआ है, उसको भी 100 से गुणा करके पैसे में बदल दो। तो 650 मतलब 14,300, 1 यूनिट 22, तो 4 यूनिट 88, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन अब खुद से ट्राई करना। अगले वाले सवाल को बच्चे खुद से ट्राई करना। मैं चाहता हूं आप खुद से ट्राई करें ये वाला। बताना जरा मुझे। नहीं, ये वाला करो आप। यूनिट सेम रखनी है बस, जरूरी नहीं सबको पैसे में बदलना है, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो अगर तीनों रुपए में ही दे रखे हो कि एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के हैं, तो फिर पैसे में नहीं बदलना 100 से गुणा करके, फिर रुपए में ही रहने दो। मैंने कहा यूनिट सेम रखनी है, चाहे वो रुपए में रखो चाहे वो पैसे में रखो। अब सवाल पढ़ो आप। कह रहा है एक मनी बैग में क्रम से है 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के हैं। पैसे का मतलब ही नहीं है। 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्के हैं और 3 5 7 के अनुपात में है। यदि उस बैग में कुल राशि 980 रुपए की है, तो 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। पहले ये डिसाइड करो कि टाइप 1 का है या टाइप 2 का है। टाइप 1 यानी कि जहां आपको सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा और टोटल धन राशि गिवन।
ये टाइप 1 है। टाइप 2 क्या है? जहां धन राशि यानी कि मूल्य का रेशियो गिवन होगा और सिक्कों की संख्या दी होगी, वो टाइप 2 है। आप समझ गए टाइप 1 है, क्योंकि यहां मूल्य संख्या का रेशियो दिया हुआ है और टोटल धनराशि 980 रुपए। दिस इज टाइप 1। टाइप 1 यानी कि जहां हम सिक्कों की संख्या के रेशियो को धनराशि में बदलते हैं। तो 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के सिक्के हैं बच्चे, और संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3, 5 और 7। और जब भी हमें संख्या का रेशियो दिया होगा तो बच्चा हम उसे मूल्य के रेशियो में बदलते हैं, और मूल्य के रेशियो में बदलने से पहले हम देखते हैं कि ये यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो यहां इसको पैसे में बदलने की जरूरत नहीं है। ये अगर रुपए में है, ये रुपए में है, ये रुपए में है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो कि आपके पास 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो टोटल धनराशि 3 रुपया। आपके पास 5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो टोटल धनराशि 25 रुपया। आपके पास 10 रुपए के 7 सिक्के हैं तो टोटल धनराशि 70 रुपया। जोड़ दो भैया, कितना हो गया? ये आ गया 98 हो गया ना, 98 रुपया। 98 रुपए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 98 रुपए की वैल्यू कुल राशि 980 के बराबर हो जाएगी बच्चा। तो यहां पर एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 980/98। तो एक यूनिट आएगा 10। आपसे क्या कह रहा है? 10 रुपए के सिक्के। तो सिक्कों की संख्या का रेशियो तो ऊपर वाला है, तो वो तो 7 यूनिट है। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 10, यानी कि सर 10 रुपए के 70 सिक्के होंगे। अब आपको लगेगा अरे यार ये तो आसान सा लग रहा है। पहला क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर उसके बाद बैक टू बैक क्वेश्चन करेंगे ना तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये सवाल बताइए जरा। जल्दी से जवाब बताएंगे बच्चे मुझे, इसका क्या होगा? सवाल कह रहा है कि एक बॉक्स में 10 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट हैं। अब यहां और बड़े नोट आ गए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। भैया कह रहा है 3, 5, 7 के रेशियो में है। यदि नोटों की कुल राशि 3360 रुपए है, कुल धनराशि, तो टाइप 1 है। भाई टाइप 1 है ना, कि भैया संख्या का रेशियो दिया हुआ है और कुल धनराशि दी हुई है। तो कह रहा है 20 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोटों की एक साथ संख्या कितनी होगी? तो टाइप 1 है। जल्दी से कोशिश करो मुझे इसका जवाब आप दे पाओ कि भैया इस बार आपके पास 10 रुपए के नोट है, इस बार आपके पास 20 रुपए के नोट हैं, और इस बार 50 रुपए के नोट हैं, और संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3, 5 और 7। तो जब भी हमें संख्या का रेशियो गिवन होता है हम मूल्य का रेशियो निकालते हैं, और मूल्य का रेशियो निकालने से पहले चेक करते हैं क्या यूनिट सेम है। क्या यूनिट सेम है? ये अगर रुपए में है, ये रुपए में, ये रुपए में, हाँ जी सर यूनिट सेम है। मल्टीप्लाई कर दो, 10 तिया 30, 20 रुपए के 5 सिक्के तो मूल्य हो गया 100 रुपया, 50 रुपए के 7 सिक्के मूल्य हो गया 350 रुपए। मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दो, कितना आएगा? 450, 480 रुपए। टोटल कितना है? 480। और उसकी वैल्यू किसके बराबर है बच्चे? टोटल धनराशि 3360। कितनी मेरे भाई? 3360। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 3360/480। जीरो से जीरो गया, ये जाएगा 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 24 चौके 96, 2 सत्ते 14। एक यूनिट 7 आ गया। तो आपसे कह रहा है 20 रुपए के और 50 रुपए के टोटल नोट, टोटल 20 और 50। तो 20 और 50 टोटल कितना हो गया? 7 और 5 12। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? इन दोनों का टोटल पूछा है, तो 12 गुणा 7 यानी कि 84। तो 20 रुपए के और 12 सॉरी 50 रुपए के टोटल 84 नोट हैं। कितने हैं टोटल? 84 नोट हैं। चलिए और थोड़ा सा और बड़ी कहानी की तरफ चलते हैं, या छोटी? हाँ छोटी के पास ही चलते। ये बताइए जरा, बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा? कह रहा है एक बैग में 216 रुपए हैं। एक बैग में क्या है? 216 रुपए हैं।
2, 3, 4 के अनुपात में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? आपको संख्या का रेशो दिया हुआ है कि भैया 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसे के संख्या का रेशो इतना है और टोटल 216 रुपए हैं। यानी कि जब आपको संख्या का रेशो दिया हो और टोटल धनराशि गिवन हो तो आप टाइप 1 सोचेंगे कि भैया टाइप 1 का क्वेश्चन है जहां पर हमें सिक्कों की संख्या का रेशो यानी कि 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा, क्या रेशो गिवन है संख्या का? आप कहेंगे सर संख्या का रेशो है 2, 3, 4। और जब भी हमें संख्या का रेशो गिवन है तो हम मूल्य का रेशो निकालते हैं और मूल्य का रेशो निकालने से पहले यूनिट हैं। क्या करते हैं बच्चा? यूनिट सेम। तो ये अगर पैसे में है, ये पैसे में है, तो इसको भी पैसे में यानी कि 100 पैसे में बदल दो। आप अब मल्टीप्लाई कर दो, 100 दूनी 200 पैसा, आप मल्टीप्लाई कर दो 50 दिया 150 पैसा, आप मल्टीप्लाई कर दो 25 चौके 100 पैसा और जोड़ दीजिए, ये आ गया 300, 450 पैसा। और टोटल धनराशि हमें 216 रुपए में दी हुई है, उसको भी 100 से गुणा करके पैसे में बदल दो, तो आप कहोगे 21600 पैसा। टोटल धनराशि को भी आपने पैसे में बदल दिया, 21600 पैसा। तो यहां से एक यूनिट किसके बराबर आएगी? बटे 450। जीरो से जीरो गया, 15 तिया 45, 15 एकम 15, 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 3 से जाएगा 48 बार। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 48। कह रहा है भैया 25 पैसे के सिक्के, संख्या का रेशो ये रहा और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 4 गुणा 48 कितना आएगा मेरे भाई? 192। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 192। कितने? 192। अब तो आपने पढ़ा ये। अब मैं आपको सेकंड टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सेकंड टाइप, दरअसल सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये वाला ये बड़ा कम पूछा जाता है, यही वाला ज्यादा पूछा जाता है जिस पे हमने अभी क्वेश्चन किए। लेकिन फिर भी इस पे क्वेश्चन करने जरूरी है कि जब भी आपको मूल्य का रेशियो गिवन होगा और नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन होंगे, मूल्य का रेशियो गिवन होगा और संख्या सिक्कों की दी होगी, तो वहां पर मूल्य के रेशियो को संख्या के रेशियो में बदलना है। कैसे बदलना है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, जरा देखते हैं। ये रहा, जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को और कोशिश करेंगे कैसे इसे करना है। कह रहा 378 सिक्के। अब यहां पर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया 378, 378। कह रहा है 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के, जिनकी कीमत, देखो जिनकी कीमत 13, 11 और 7 के रेशियो में है। आपको कीमत का रेशियो दे दिया, आपको कीमत का रेशियो दे दिया कि भैया 13, 11, 7 कीमत का रेशियो है और 378 सिक्के हैं। तो ये टाइप 2 हो गया ना। टाइप 1 में तो सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया होता है और टोटल धनराशि गिवन होती है, और टाइप 2 में कीमत का रेशियो गिवन होता है और टोटल सिक्कों की संख्या। तो ये टाइप 2 पे आ गया कि भैया कीमत का रेशियो इतना है और संख्या सिक्कों की इतनी है। कह रहा बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी? तो टाइप 2 हो गया ये। अब टाइप 2 में क्या करना है जरा देखेंगे, इसका भी तरीका आपको अच्छे से देखना है। 1 रुपया, 50 पैसा। भैया क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, जिन लोगों को भागने की जल्दी है आप प्लीज जाइए, यू आर फ्री टू गो, आप जाओ। जिन्हें सिलेक्शन लेना है उनको पढ़ने दो। आप लोग अगले साल भी मिलेंगे, मुझे पता है। जो लोग कहते हैं ना टाइम हो गया 1 घंटा होते ही, आप अगले साल भी अगले बैच में मिलेंगे, जो भी नाम से आएगा हमारा। ठीक है, तो भैया कीमत का रेशियो क्या है? सिलेक्शन वालों को रुकने दो प्लीज। कीमत का रेशियो है 13, 11 और 7। कीमत का रेशियो कितना है बच्चा? 13, 11 और 7 है। अब मैंने बोला कि जब भी हमें कीमत का रेशियो गिवन होगा तो हम उसे किस में, हम उसे संख्या के रेशियो में बदलते हैं। अब सवाल है कि सर पिछले वाला तरीका तो हमने पढ़ लिया कि संख्या के रेशियो को कीमत में कैसे बदलते हैं, लेकिन इसे कैसे करें कि हमें कीमत का रेशियो गिवन है और उसे संख्या में कैसे बदलें। एक छोटा सा इसमें थोड़ा सा चेंज है।
पिछले वाले का ध्यान में, इसको ध्यान में आपको रखना है। कैसे कि आपको मुझे वो कॉन्सेप्ट पे ले जाऊंगा मैं आपको, जो मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था, ये वाला, कि भाई 1 रुपए में कितने सिक्के। ये कॉन्सेप्ट याद है ना। अब इसका यूज हम टाइप 2 में करने वाले हैं। इसका यूज तो हमने टाइप 1 में कर लिया, और इसका यूज हम करेंगे टाइप 2 में। किसमें? टाइप 2 में, ये वाला टाइप 2। तो टाइप 2 में अब हम यूज करने वाले हैं कि मुझे बताओ कि जब भी मैं कीमत के रेशो को संख्या के रेशो बदलता हूं, तो मुझे बताओ 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, और 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का होता है। जब भी कीमत के रेशियो को संख्या में बदलो तो ये तरीका, और संख्या के रेशियो को देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़े, तो ये क्लास प्लस रामबाण सीरीज वाली क्लास दोनों देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे दोनों को मिलाकर। तो 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के। भाई 1 रुपए में कितनी चवन्नी होती हैं? 4। 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती हैं? 2, 50 पैसे के। और 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। अब आप मल्टीप्लाई कर दो बस। आप सोचो कि भैया आपके पास 1 रुपए का एक ही सिक्का है, तो 13 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 13 रुपए में मल्टीप्लाई कर दो, 13 सिक्के होंगे सर। आपके पास पता है 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 11 रुपए में कितने होंगे सर? 22 सिक्के होंगे। अगर 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4, तो 7 रुपए में कितने होंगे सर? 28 सिक्के हो जाएंगे। सीधा मल्टीप्लाई करना है, कितने सिक्के हो जाएंगे? 28। अब जोड़ दो सबको, 28 22 50, 50 13 63, और संख्या कितनी दी हुई है? 378। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 378 बटे 63। 21 तिया 63, 21 एकम 21, 21 अट्ठे 168, 3 6 18। एक यूनिट की वैल्यू 6। आपसे कह रहा है 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं भैया? 22। ये सिक्के निकाले हैं ना हमने, 22। संख्या का रेशियो तो यही है ना। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 22 गुणा 6, यानी कि 132। ये मत करना 11 छिक्के 66 मत कर देना, वो कीमत का रेशियो है, संख्या का नीचे बना है। तो भैया ये 22 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 132। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 132। थोड़ा सा है टॉपिक ये, तो उतने ही आसान तरीके से मैंने कोशिश कर रहा हूं, आप इसको रिवाइज करेंगे और ज्यादा क्लियरेंस आएगी इसमें। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा कराता हूं मिसलेनियस क्वेश्चन, इसी में ही सिक्कों के ही कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। यानी कि आपको 2 टाइप के मैंने बोला कि या तो संख्या का रेशियो गिवन होगा और धनराशि गिवन होगी, टाइप 1। धनराशि का रेशियो गिवन होगा और सिक्कों की संख्या गिवन होगी, टाइप 2। इन दोनों टाइप के अलावा भी अगर और कुछ टाइप के क्वेश्चन बन जाए, उनको मैंने इसी के मिसलेनियस में रखकर बता रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इन दोनों टाइप से बाहर होंगे, आप ऐसे सोच के चलो, जो क्वेश्चन इन दोनों टाइप से अलग होंगे। अब सवाल देखिए और कोशिश करिए। अगर आपने ये 2 टाइप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर इनके मिसलेनियस आप बड़े आराम से कर लोगे। कह रहा राहुल अपना गुल्लक खोलता है, उसमें 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, और सिक्कों की संख्या का रेशियो है 10 5 2 1। संख्या का रेशियो गिवन हो गया। कह रहा है यदि टोटल 72 सिक्के हैं तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितनी राशि है। अब ये इसका मिसलेनियस क्वेश्चन, और ये दोनों टाइप की कंडीशन से अलग है। दोनों टाइप में पहली कंडीशन क्या थी कि या तो सिक्कों की संख्या का रेशियो गिवन होगा तो टोटल धनराशि गिवन होगा। लेकिन यहां पर आपको बोला है 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या का रेशियो दे दिया, लेकिन धनराशि नहीं दी। लेकिन धनराशि नहीं दी, आपको सिक्कों की संख्या ही दे दी। टोटल 72 सिक्के हैं। तो दोनों टाइप से अलग हो गया ना ये क्वेश्चन। और ये और भी आसान है कि भैया एक तो सिक्कों की संख्या का रेशियो दे दिया, टोटल सिक्के दे दिए। अब सवाल में है ही क्या, हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है, हमें धनराशि के रेशियो में बदलने की जरूरत ही नहीं है। भाई हम
सिक्कों की संख्या के अनुपात को धनराशि यानी कि मूल्य के अनुपात में क्यों चेंज करते थे? क्योंकि हमें टोटल धनराशि दी हुई होती थी, इसीलिए हम उसको धनराशि में बदल के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन यहां उसने सिक्कों की संख्या दे दी कि भैया 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। संख्या का रेशो क्या गिवन है? ये है जी 10, 5, 2 और 1, और हमें टोटल सिक्के दे दिए 72। तो क्या मुझे धनराशि के रेशियो में बदलने की जरूरत है? बोलो, क्या मुझे नीड है कि मैं इसे मूल्य के रेशियो में बदलूं? नहीं सर, मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें तो सिक्कों की संख्या दे दी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10 और 5 15, 2 17, 17 और 1 18, 18 यूनिट की वैल्यू 72 सिक्कों के बराबर होगी। 18 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 72 सिक्कों के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 चौक 72। तो भैया 10 यूनिट की वैल्यू 40 सिक्के, 5 यूनिट की वैल्यू 5 चौक 20 सिक्के, 2 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 8 सिक्के और 1 यूनिट की वैल्यू 4 सिक्के। आपको ओरिजिनल सिक्के पता चल गए। आपको ओरिजिनल सिक्के पता चल गए कि आपके पास 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, तो टोटल धनराशि कितनी हो गई? 40 रुपया। आपके पास 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो टोटल धनराशि कितनी हो गई? 40 रुपया। आपके पास 5-5 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो धनराशि कितनी हो गई? 40 रुपया, है ना भाई, मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास 10-10 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो टोटल धनराशि कितनी हो गई? 40 रुपया। भाई सबसे पहले आपने सिक्कों की संख्या निकाल ली ओरिजिनल, फिर आपने देखा कि भैया 1-1 रुपए के 40 सिक्के, तो 40 रुपए काउंट किए आपने। आपने देखा 2-2 रुपए के 20 सिक्के, तो 40 रुपए, 20 दूनी 40। 5-5 रुपए के 8 सिक्के, तो 40 रुपए, और 10-10 रुपए के 4 सिक्के, तो 10 चौक 40, तो 40 रुपए। तो अब आप इनको जोड़ दो, यही आपसे पूछा है टोटल धनराशि। 40 40 40 40 यानी कि 160 रुपए। टोटल कितना है बच्चा उस गुल्लक में? टोटल 160 रुपए है। क्या है टोटल? 160 रुपए। ओके, चलो और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल को देखिए बच्चा, इसको देखेंगे, जरा मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। सवाल है 8,000 रुपए ABC के बीच इस प्रकार बांटे जाते हैं कि उन्हें 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के नोट मिलते हैं। अब ये थोड़ा अमीरों वाला क्वेश्चन है। अभी तक हम तो 50 पैसे 25 पैसे में खेल रहे थे, सवाल अमीरों वाला है। 500 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए के नोट। यहां बात अब नोटों में हो रही है कि ABC के बीच बांटने हैं 8,000 रुपए को, और 500 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए के नोट होने चाहिए। कह रहा है उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात, राशि नोटों की संख्या नहीं, राशि का अनुपात 15, 2, 3 है, तो 500, 200 और 100 के नोटों की संख्या का रेशियो क्या होगा? ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसी का ही मिसलेनियस है। आपको अलग तरीके से सोचना है। तो भाई आपके पास नोटों की संख्या 500 रुपए के नोट है, आपके पास 200 रुपए के नोट है, आपके पास 100 रुपए के नोट है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि उनके प्राप्त राशि यानी कि मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। मूल्य का रेशियो दिया हुआ है कितना? 15, 2 और 3। और आपको इसे संख्या में नहीं बदलना, नोटों की संख्या में नहीं बदलना, क्योंकि आपको टोटल मूल्य दिया हुआ है 8,000 रुपया, और मूल्य का ही रेशियो दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या 72 दी हुई थी और संख्या का ही रेशियो दिया हुआ था, तो हमें बदलने की जरूरत नहीं थी। इस क्वेश्चन में मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 15, 3, 2 या 2, 3, और टोटल मूल्य दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही मूल्य निकाल लेंगे। हम कहेंगे कि भैया 15 और 2 17, 17 और 3 20, 20 यूनिट की वैल्यू 8,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 400 के, है ना, 20 से कटेगा 400 बार, तो 15 यूनिट की वैल्यू 400 से गुणा करो, 15 चौके 60 यानी कि 6,000। 2 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 800,
और 3 यूनिट की वैल्यू 4 तिया 1200। यानी कि आपके पास 6,000 रुपए तो 500 के हैं, 800 रुपए 200 के हैं, और 1200 रुपए 100 के हैं। ये तो बड़ा मोटा मोटा हिसाब मैं कह रहा हूं, अगर मैं किसी 5वीं 4थी क्लास के बच्चे से भी पूछूंगा ना, तो ये हिसाब वो भी बता सकता है मुझे कि अगर मेरे पास 6,000 रुपए हैं 500 के। अब सोचो, आपके हाथ पे मैंने 6,000 रुपए रख दिए और सारे नोट 500 के हैं, तो क्या मुझे काउंट करके नहीं बता सकते कितने नोट बनेंगे? भाई 500 के अगर मैंने 6,000 आपके हाथ पे रख दिए, तो क्या तुम मुझे बता नहीं सकते क्या संख्या कितनी बनेगी उनकी? आप कहोगे हाँ जी सर, 6,000 को डिवाइड कर दो 500 से, कितना जाएगा? 12 नोट। अगर मैं कहूंगा 800 रुपए हैं, 200 के नोट हैं, तो 4 नोट हो जाएंगे ना। आप 200 से डिवाइड कर दो, आप कहोगे 4 नोट। अगर मैं कहूंगा 1200 रुपए हैं और सारे के सारे 100 100 रुपए के नोट हैं, तो भैया कितने? 12 नोट। ये रेशियो पूछा है आपसे। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 313। ये रहा ऑप्शन नंबर 1। यही तो पूछा आपसे, और क्या था? ओके, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसको देखिए बच्चे जरा। इसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करा दूंगा आपको मैं 3 4, बस फिर ये रेशियो चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका कल हम प्रपोर्शन यानी कि समानुपात पढ़ेंगे। ये बताइए जल्दी से। यहां समीकरण बनेंगे। अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपये 10 रुपए के नोट हैं, नहीं बताया किस रेशियो में। यदि राशि 390 है, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या आपस में बदल दी जाती, तो नई राशि पहले की तुलना में 90 कम हो जाती। 390 पहले थी, अब 90 कम यानी कि 300 रुपए होती। तो 20 रुपए के कितने नोट हैं? यहां नोटों की संख्या हमें दे ही नहीं रखी। यहां हमें थोड़ा सा समीकरण यानी कि इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। जैसे मेरे पास 20 रुपए के नोट हैं और मेरे पास 10 रुपए के नोट हैं। संख्या का रेशियो हमें नहीं दिया हुआ, मैं मान लेता हूं ए बी। संख्या का रेशियो मान लेता हूं ए बी, कि 20 रुपए के नोट ए हैं और 10 रुपए के नोट बी हैं। तो जरा मूल्य बताना कितना हो जाएगा? सीधा मल्टीप्लाई कर दो 20 ए और ये 10 बी, और टोटल मूल्य किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मूल्य है जी 390 के बराबर। भाई मैंने क्या किया? मैंने संख्या का रेशियो ए और बी मान लिया। हमें नहीं बताया उसने संख्या का रेशियो, उसने बोल दिया बस निश्चित संख्या है। तो मैंने कहा 20 रुपए के नोट ए और 10 रुपए के नोट बी। तो भैया टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 20 ए और 10 बी। मल्टीप्लाई करते हैं हम सीधा सीधा यूनिट सेम देखकर, तो मूल्य हो गया 390। अब सवाल कहता है कि अगर मैं प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या को आपस में बदल दूं, आपस में बदल दूं, इसका मतलब है कि 20 रुपए के नोट और 10 रुपए के नोटों की संख्या बदल दो। इधर बी कर दो, इधर ए कर दो, तो मूल्य कितना हो जाएगा? 20 बी प्लस 10 ए। तो कह रहा टोटल धनराशि जो है ना, वो पहले की तुलना में 90 रुपए कम हो जाएगी। 90 रुपए कम हो जाएगी, यानी कि 390 में से 90 माइनस कर दो। तो अब धनराशि कितनी है बच्चा? अब धनराशि 300 रुपए। तो ये समीकरण दूसरा है, ये समीकरण पहला है। इन दोनों को सॉल्व करके आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। उसने 20 रुपए के नोटों की संख्या यानी कि ए की वैल्यू पूछी है। क्या आप कर सकते हैं? इसको करिए, कोशिश करिए अपनी रफ कॉपी में इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना। क्या करूं मैं? बोलिए। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं? क्या अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, या मैं एक काम करूं, मैं बी की संख्या यहां 10 है और यहां है 20, इन दोनों को बराबर कर दूं, तो फिर मुझे ए मिल जाएगा। ये कट जाएंगे आपस में। अगर मैं ऐसा करता हूं, ये 10 है ये 20 है बी के साथ, अगर मैं इस वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 40 ए प्लस 10 दूनी 20 बी बराबर 390 दूनी 780, है ना? 2 से गुणा कर दिया मैंने पूरे समीकरण को। क्यों किया मैंने?
मैंने पूरे समीकरण को 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि बच्चे यहां मुझे 20 रुपए के सिक्के चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू चाहिए मुझे। तो मुझे इन दोनों समीकरण में से बी को हटाना पड़ेगा। तो यहां बी 10 है, यहां बी 20 है। तो मैंने इन दोनों को बराबर करने के लिए ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, तो ये बन गया। अब क्या करो, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, बड़े में से छोटा, यानी कि इसमें से ये वाला माइनस कर दो। तो 40 में से 20 गया, नहीं 20 नहीं, ए वाले में से 40 में से 10 गया 30 ए, और 20 बी में से 20 बी गया 0, और 780 में से 300 गया तो कितना जाएगा 480। तो ए बराबर कितना आ गया 480/30, ये आ जाएगा 16। यही चाहिए था हमें। कितना आ गया 16। ए को एलिमिनेट, ए को बराबर करोगे तो फिर बी की वैल्यू निकलेगी और वो 10 रुपए के नोट आएंगे, लेकिन हमें 20 रुपए के नोट चाहिए। इसीलिए मैंने बी को बराबर करके बी को हटाया है। 20 बी में से बी गया 0, 40 में से 10 गया 30, 780 में से 300 गए 480, ए बराबर 16। ए बराबर कितना आ गया 16। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में बने या ना भी बने, लेकिन आप ये लेवल पढ़ के जाना एटलीस्ट। चैप्टर लगभग खत्म है, अब 3-4 मिसलेनियस क्वेश्चन है, इनको कर लो। और ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, अब से 10-10 15-15 साल पहले आते थे ये क्वेश्चन, 10-10 15-15 साल पहले, लेकिन फिर भी आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। सवाल देखेंगे एक बार। एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर है। एक चिड़ियाघर में क्या है, हिरन और मोर। 10 मिनट का टाइम और दे दो, 10 मिनट में 10:30 बजे तक एंड कर दूंगा मैं क्लास। करेक्ट, चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं। सिरों की संख्या 80, पैरों की संख्या 200, तो वहां कितने मोर हैं? ऐसा क्वेश्चन आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप वगैरह पे बहुत घूमते हुए देखा होगा, टेलीग्राम वगैरह पे, कि एक चिड़ियाघर में हिरन है और मोर है। अगर मैं केवल हेड यानी कि सिर काउंट करता हूं सबके, चाहे वो हिरन है या मोर है, सभी के सिर काउंट करता हूं तो 80 होते हैं, और सभी के पैर काउंट करता हूं तो मुझे 200 मिलते हैं। बताओ कितने मोर वहां पर होंगे? ऐसे क्वेश्चन को बच्चे हम करते हैं एलिगेशन मेथड। इस मेथड से, एलिगेशन मेथड से। याद रखना, जब भी सिर पैर वाले क्वेश्चन होंगे हम एलिगेशन। देखो चैप्टर अभी आपने एलिगेशन पढ़ा नहीं है, लेकिन आपकी कमांड, आपकी पकड़ इतनी गजब हो चुकी है इस चैप्टर पे कि जब मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूंगा आपको लगेगा सर ये तो हमने आता है, हमने पढ़ लिया है। अब सुनना, उस चिड़ियाघर में कौन कौन है? उस चिड़ियाघर में हिरन है और मोर है। अगर मैं आपसे पूछूंगा टोटल कितने जीव हैं, टोटल कितने जीव हैं उसमें, मुझे नहीं पता हिरन कितने हैं, मुझे नहीं पता मोर कितने हैं, मैंने आपसे पूछा कि उस चिड़ियाघर में कितने जीव हैं टोटल। तो क्या आप इस क्वेश्चन को देखकर मुझे बता सकते हो? क्या ऐसा कोई जीव है जिसके 2-3 सर होते हो? आप ये मत कहना सर वो होता है वो होता है, वो एक्सेप्शन में कोई होगा तो होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई जीव हो जिसके 2 सर होते हैं। क्या आपने किसी हिरन के 2 सर देखे हैं? क्या आपने किसी मोर के 2 सर देखे हैं? नहीं। तो अगर उसने सिरों की संख्या, अगर उसने हेड काउंट किए हैं और वो 80 है, तो इसका मतलब है हमें पता चल गया कि टोटल संख्या 80 है। अब उसमें 80 में कुछ हिरन होंगे और कुछ मोर होंगे। टोटल संख्या कितनी है? 80 है, लेकिन पैर अलग अलग होते हैं। अगर मैं कहूंगा हिरन के कितने पैर होते हैं, हिरन के 4 पैर होते हैं, तो यहां एक हिरन के 4 पैर। मोर के कितने पैर होते हैं? मोर के तो 2 ही पैर होते हैं भैया, एक मोर के 2 पैर। पैरों में अंतर है, हिरन के 4 पैर और मोर के 2 पैर, पैरों में डिफरेंस है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो, ये अपनी तरफ से मान लो कि जो टोटल संख्या 80 है, ये सारे के सारे हिरण ही हैं, मोर है ही नहीं इनमें। मान लो ये सारे के सारे हिरण हैं, तो फिर पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक कह रहा है रावण के थे 10 सर,
बेटा उस रावण ने तो अपने सर दिखा दिए 10। आज की दुनिया में कितने रावण घूम रहे हैं, उनके सर देख सकते हो तुम? एक सर वाले रावण है वो। और वो एक सर वाले रावण उस 10 सर वाले रावण से कितने खतरनाक हैं, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। उस रावण ने तो सीता माता का हरण किया था, सीता माता का किडनैप किया था और उनको पूरी इज्जत के साथ रखा था। आज के रावण जो एक सर वाले रावण हैं, 10 सर की जरूरत नहीं है, एक सर से जो 2 साल की बच्ची 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, उन रावण को किस कैटेगरी में रखोगे तुम? वो तो पहले वाले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और उस रावण का जो खात्मा था वो तो भगवान श्री राम ने कर दिया। इनका कौन करे भाई? ये छुप छुप के जो कर रहे हैं ये रावण, सामने वो तो खुल के सामने था रावण कि मैं रावण हूं, मेरा वध करो, मुझे मुक्ति प्राप्ति की जरूरत है, मुझे मुक्त करो भगवान श्री राम से उसने बोला। इनको तो मुक्ति कौन दे भाई? तुम रावण के 10 सर बोल रहे हो? आंखें खोलो, दुनिया में क्या चल रहा है देखो। अभी और ज्यादा बड़े हो गए ना, तब पता चलेगा क्या चल रहा है। कभी अखबार खोल के देखना, रोज अखबार में आपको खबर मिलेगी कि 6 महीने की बच्ची के साथ रेप, 1 साल की बच्ची के साथ रेप। वो रावण से भी खतरनाक है। इसलिए कहते हैं कि बहुत जल्दी अवतार आएगा भगवान विष्णु का, और ऐसे रावणों को सबसे पहले खत्म किया जाएगा। लेकिन इनकी मेंटेलिटी देखो क्या है। तो ऐसे कभी मत कहना कि 10 सर वाले रावण थे। रावण के बहुत अपडेटेड वर्जन आ चुके हैं, वो बहुत पुराना वर्जन था। देखो मैंने कहा कि 80 संख्या है टोटल। अगर ये 80 के 80, अगर ये 80 के 80 हिरण है तो कितने पैरों की संख्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर अगर ये 80 के 80 हिरण है ना, तो सर ये 320 पैर हो जाएंगे। कितने पैर हो जाएंगे? 320 पैर हो जाएंगे। और मैं कहूं अगर ये मोर है 80 के 80, तो पैर कितने होंगे इनके? सर अगर ये 80 के 80 मोर हैं तो 160 पैर। तो ये कितने हैं? 160 पैर हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुल पैर कितने दिए हुए हैं सवाल में? 200। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने लिखना है एक हिरण के 4 पैर, एक मोर के 2 पैर। अगर मैंने कहा कि ये 80 के 80 हिरण है तो भैया 320 पैर। अगर मैंने कहा ये 80 के 80 मोर है तो भैया 160 पैर। और भैया एक्चुअल में पैर कितने हैं? 200। बस यहां पर एलिगेशन लगा दो, ये आएगा आपका 120, ये आएगा आपका 40। तो कितना आ गया? 40 एकम 40, 40 दिया 100। ये संख्या का रेशो दिया है। ये क्या दिया हुआ है? संख्या का रेशो दिया हुआ है। और संख्या एक्चुअल में टोटल कितनी है? 80। तो हम कहेंगे 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू 80 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो भैया ये आ गया 20 और ये आ गया 60। यानी कि हम कहेंगे हिरण है 20 और मोर है 60। क्या पूछा उसने? मोर पूछा है, जो कि है 60। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आप मुझे इसका जवाब आप लोग बताएंगे। सभी लोग जल्दी से इसका जवाब बताओ, क्या होगा बच्चा? सवाल है, किसी पार्क में एक निश्चित समय पर बंदर और मानव आगंतुकों के सिरों की संख्या और पैरों की संख्या की गिनती की गई। कह रहा है यह पाया गया कि 54 सिर हैं और 148 पैर हैं। पार्क में बंदर कितने हैं? पार्क में क्या है? बंदर। तो आप कहेंगे सर बंदर और मानव, अगर मैं कहूं टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या अगर 54 सिर हैं तो भैया टोटल नंबर कितने हैं मिलाकर? टोटल नंबर 54 है। कितने सिर हैं? टोटल संख्या भी उतनी है। अगर मैंने कहा बंदर के कितने पैर होते हैं? आप कहेंगे 4। और एक मानव के कितने पैर होते हैं? मानव के होते हैं 2 पैर। मानव के कितने होते हैं? 2 पैर। अब सवाल कहता है कि अगर 54 सिर हैं, मैं मान के चलता हूं कि 54 के 54 बंदर हैं, तो भाई पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 216। अब मैं मान के चलूंगा कि 54 के 54 वो मानव हैं, तो कितनी संख्या हो जाएगी पैरों की? 108। लेकिन एक्चुअल में पैर कितने दिए हुए हैं? 148।
जरा बताना मुझे, बड़े में से छोटा घटा के आप कहेंगे 40, और यहां घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, 20 में से 14 गया 6। तो भैया 8 ये कितने से जाएगा, 4 से, 4 धाम 40, 4 से जाएगा 17 बार। ये जो रेशियो बना है नीचे, ये संख्या का रेशियो बना है। आप कहेंगे कि सर 17 और 10 27 यूनिट की वैल्यू 54 के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के। तो भाई 10 यूनिट की वैल्यू 20 और 17 की वैल्यू 34। क्या बोला उसने, कितने बंदर हैं, बंदर कितने हैं, 20। ऑप्शन ए, बंदर कितने हैं 20। आगे चले, चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से मुझे, इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग इसका जवाब बताएंगे। आपसे कह रहा है एक व्यक्ति का भोजन, किराए और अन्य पर खर्चा अनुपात है 3 4 5। यदि इन मदों पर खर्चा क्रमशः 60%, 50%, 20% वृद्धि हो गई तो नए खर्चे का अनुपात। ये तो हमने उसमें परसेंटेज में कर लिया था क्वेश्चन ऐसा कि भैया उसने 3 तरह का, फूड, रेंट और अदर का रेशियो दिया हुआ है खर्चे का, कह रहा है 3 4 और 5, ये रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है अगर मैं 60%, 50% और 20% की वृद्धि कर दूं तो बढ़ा हुआ खर्च का रेशियो क्या होगा। परसेंटेज में आपने पढ़ा कि अगर मैं किसी वैल्यू में 60% की वृद्धि कर दूं तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी। अगर मैं वृद्धि कर दूं 60% की तो आप कहेंगे सर वो बढ़ के 160% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा, वो बढ़ के 160%। अगर मैं किसी वैल्यू में, मान लो ये 4 है, अगर मैं 50% की वृद्धि कर रहा हूं तो क्या वो बढ़ के 150% हो गई। अगर मैं किसी वैल्यू में 20% की वृद्धि कर रहा हूं तो क्या वो बढ़ के 120% हो गई। यस, तो यहां पर रेशियो निकाल लो, उसने बढ़ी हुई नया खर्च का रेशियो पूछा है तो आप काट लो। आप कहोगे कि सर परसेंट जीरो कट गया, 16 तिया 48, 15 चौकू 60 और 12 पंजे 60। तो कितने से जाएगा, 4 से जाएगा क्या, ये 12 से चला जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो बढ़ा हुआ खर्चा किस रेशियो में आ गया बच्चे, बढ़ा हुआ खर्चा जो है 4-5-5 के रेशियो में आ गया। ये परसेंटेज में पढ़ा था हमने ऐसा क्वेश्चन, है ना। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, बस फिर हम एंड करते हैं सेशन को। ओके, 2-3 मिनट में जितने में भी हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है, फिर कल केवल प्रोपोर्शन बचेगा, केवल समानुपात बचेगा। सवाल है, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य अगर 69,660 रुपए है तो यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिनके भार का अनुपात 4-5 है। हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी होगी। अब सवाल समझाऊं क्या कह रहा है सवाल। सवाल बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मान लो ये दोनों पेन मिलाकर ये पूरा एक हीरा है, ये पूरा एक हीरा है, ठीक है, और इसका जो मूल्य है ना, वो इसका जो वजन होगा उसका स्क्वायर, उसका वर्ग कर दो, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके अनुक्रमानुपाती है। अब अगर मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूं तो ये 2 हिस्से बन गए एक हीरे के, तो इसका वर्ग अलग करोगे, इसका वर्ग अलग करोगे, स्क्वायर, और दोनों के स्क्वायर को जोड़ोगे अगर मूल्य निकालना होगा। तो सवाल कह रहा है कि जब ये कंबाइंड था तो इसका मूल्य दिया हुआ है 69,660। कह रहा जब ये 2 हिस्सों में टूट गया तो इसका जो मूल्य होगा उसमें कितना नुकसान हो जाएगा पहले के मुकाबले, ऐसा सवाल कहना चाह रहा है। यानी कि भैया उसने टूटा हुआ रेशियो दिया हुआ है 4-5 का, ये तो उसका वजन का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरिजिनल वजन कितना रहा होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसका ओरिजिनल वजन कितना रहा होगा। आप कहेंगे सर दोनों हिस्सों को जोड़ दो, ओरिजिनल वजन 9 यूनिट रहा होगा। भाई ये तो 2 हिस्सों में टूट गया, 4 और 5 में।
मैंने कहा ओरिजिनल वजन किस रेशियो में रहा होगा, आप कहेंगे 5:4:9। अगर मैं मूल्य के बारे में पूछूंगा तो पहली लाइन पढ़ना, कह रहा जो मूल्य है ना उसके भार का वर्ग यानी कि वजन का स्क्वायर कर दो। तो ओरिजिनल मूल्य कितना रहा होगा, 9 का स्क्वायर, दैट इज 81। और यहां पर टूटने के बाद कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 25, ये आ गया 41। यानी कि टूटने के बाद मूल्य 41 बचा और टूटने से पहले मूल्य कितना था, 81। टूटने से पहले कितना था, 81। तो उसने साफ बोला है कि जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के रूप में है। तो भार का रेशियो यानी कि वेट का रेशियो 4:5 था, ओरिजिनल वेट जोड़ दो 9। तो भैया उनका रेट कितना हो जाएगा, मूल्य 9 का स्क्वायर, वर्ग करना है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, दैट इज 41। तो यहां पर कितना नुकसान हो गया, क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या 40 का नुकसान है? क्या मैं कह सकता हूं जो लॉस है वो 40 का है? और मुझे जो ये रेट दिया हुआ है ये ओरिजिनल का रेट दिया हुआ है 69660। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी बटे 81। तो 9×81, 9×7=63, 63 और 6, 9×7=63, 3×9=36, 0, 9×8=72, 9×6=54, 0। 1 यूनिट की वैल्यू 860, नुकसान कितना हो गया, 40 गुणा 860। ये नुकसान हो गया, 2 जीरो लास्ट में, 4×6=24, 2 4×8=32 और 2 34। यानी कि भाई जो नुकसान हुआ है ना वो 34,400 रुपए का नुकसान है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करना है, सिंपल क्वेश्चन था। तो यहां पर आकर आपका एंड होता है रेशियो चैप्टर। कल की क्लास में हम प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा पार्ट है, और कल में ही वो एंड होके परसों फिर हम मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन तो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 2 क्लास में हम उसे भी एंड कर देंगे। बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।